2025 खत्म होने में सिर्फ 2 दिन फिलहाल बचे हैं। लोग नए साल के जश्न की तैयारी में हैं, लेकिन सीएम योगी ने 2026 अपराध और अपराधियों को प्रदेश से खत्म करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया। 8.5 साल के कार्यकाल में कई बड़े अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं, लेकिन बुलडोजर एक्शन भी हुआ है। लेकिन 26 में नया साल अपराधियों के लिए कैसे काल साबित होने वाला है, कैसे फोर्सेस को हाईटेक किया जा रहा है, रिपोर्ट जरा देखिए। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है, अराजकता बर्दाश्त नहीं करती, और अगर किसी ने अराजकता करने का दुस्साहस किया तो उसकी छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है। यूपी में योगी राज का मतलब है क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, और जो उसको चुनौती देता है उसका हिसाब बुलेट से हो जाता है। इतने दुर्दांत माफिया थे, इस सब को भी आज जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया गया। यूपी में योगी राज का मतलब है महिला सुरक्षा की गारंटी, यानी जिसने भी बहन बेटियों पर बुरी नजर डाली उसकी यमराज से मुलाकात तय है। अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। यूपी में योगी राज का मतलब है अतिक्रमण फ्री प्रदेश, यानी जो भी अवैध होगा उसका इलाज बुलडोजर से होगा। यूपी में योगी राज का मतलब है माफिया के कब्जे से छुड़ाई जमीन पर गरीबों के सपनों का महल। उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद सीएम योगी ने प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। जो यूपी पहले दंगों के लिए जाना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश का कानून मॉडल दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन गया है। ये तस्वीरें आप सालों से देखते आ रहे होंगे, लेकिन यूपी में साल 2026 अपराधियों के लिए सबसे बड़ा काल साबित होने वाला है, क्योंकि योगी ने अपराधियों के संपूर्ण संहार के लिए नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। मुख्यमंत्री योगी ने अब अपनी फोर्स को ऐसा आधुनिक हथियार पकड़ा दिया जिससे अपराधियों का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। योगी फोर्स को एक ऐसा डिजिटल हथियार यानी ऐप मिल गया है जिसका नाम है यक्ष। इस पर एक क्लिक से अपराधियों और माफियाओं की पूरी क्राइम कुंडली मिल जाएगी। यक्ष ऐप में गली मोहल्लों से लेकर जिलों के कुख्यात अपराधियों का डेटा मिलेगा। सीएम योगी ने ऐप को पुलिस अधिकारी सम्मेलन में लॉन्च किया। अभी आबादी के मन में जो सबसे असुरक्षित अपने आप को महसूस करती थी, उन सब के मन में एक नया विश्वास पैदा कर रही है, और मैं मानता हूं इसी कानून के राज के लिए हमें अपने आप को अपडेट होना पड़ेगा। यूपी में अपराधी चाहे कहीं भी बैठकर छिप जाएं, लेकिन यक्ष ऐप उन्हें खोज निकालेगा। पुलिस ऐप के जरिए प्रदेश भर के हर थाने के अपराधियों का एक साथ डेटा जोड़ पाएगी। इसमें हर एक अपराधी का छोटा बड़ा डेटा शामिल किया जाएगा। इसमें AI पावर्ड वॉइस रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, गैंग लिंक का पूरा एनालिसिस, लोकेशन शिफ्ट अलर्ट, वॉइस और क्राइम GPT शामिल होगी। हर एक परिस्थिति से, हर चुनौती से जूझने के लिए तैयार होना पड़ेगा। यक्ष ऐप से यूपी पुलिस हाईटेक तो होगी ही, अपराधियों और अपराध पर भी लगाम लगेगी। इसलिए ऐप के लॉन्चिंग के तुरंत बाद अपराधियों को क्लियर मैसेज दिया, जो काल का ख्याल नहीं रखेगा वो महाकाल का शिकार हो जाएगा। यानी अक्सर होता है कि कोई व्यक्ति महाकाल का शिकार क्यों होता है, क्योंकि वह काल का ध्यान नहीं देता है। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि आपने काल का ध्यान रखा तो महाकाल भी आपका सहयोग करेगा। यही वजह है कि आज यूपी में अपराधी या तो अपराध छोड़ रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश इसके बाद भी जो योगी फोर्स को चैलेंज करने की कोशिश करता है उसका बुलेट से हिसाब पूरा कर दिया जाता है। जहां पर किसी ने कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास किया तो कानून ने उसको उसी प्रकार से उसकी गिरेबान को पकड़ने का काम भी किया है, और यह उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है। आज जिसका उदाहरण देश के अंदर अलग अलग राज्यों में भी लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं।
योगी फोर्स का एक्शन सिर्फ सड़कों पर नहीं दिख रहा, बल्कि यूपी पुलिस सोशल मीडिया पर भी छाई हुई है। यूपी पुलिस के सीनियर अफसरों के सम्मेलन से जुड़ा हैशटैग यूपी पुलिस मंथन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टॉप ट्रेंड में रहा। कुछ ही समय में हैशटैग नंबर 1 पर पहुंचा। यूपी पुलिस का सम्मेलन 27 से 28 दिसंबर को आयोजित हुआ था। उधर यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर योगी फोर्स एक्टिव है। आज गाजियाबाद में महिला पुलिस ने मार्केट में विशेष अभियान चलाया। 4 थानों की पुलिस इसमें मौजूद रही। यक्षैप से योगी फोर्स की ताकत डबल हो गई है। इसका सीधा और साफ मतलब है, अब बचे खुचे अपराधियों को भी यूपी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हाईटेक ऐप से अपराधियों पर नजर रखना आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 12 घंटे और 8 एनकाउंटर। यूपी में यही है एक्शन मोड। और टारगेट पर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, टारगेट पर हैं उत्तर प्रदेश के अपराधी। बागपत से लेकर फिरोजाबाद और शाहजहांपुर से लेकर नीचे हापुड़ तक। उधर पीलीभीत में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ होती है। कहीं फायरिंग होती है तो कहीं हिस्ट्री शीटर को गोली मारी जाती है और मोस्ट वांटेड के सरेंडर करने की तस्वीर भी सामने आती है। उसके पीछे वजह है सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश, क्राइम करोगे तो यह अंजाम तय। अपराध के विरुद्ध योगी फोर्स का युद्ध। कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। योगी फोर्स का ऑपरेशन खल्लास। रूल ऑफ लॉ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर अक्सरशः ये केवल भाषणों का विषय नहीं, जमीनी धरातल पर दिखता है। ताबड़तोड़ एक्शन, 12 घंटे में 8 एनकाउंटर। यूपी पुलिस को फैसला ऑन द स्पॉट करने की खुली छूट है, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ की यूपी है, जहां अपराधियों का इलाज बुलेट से ही किया जाता है, जहां अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। यानी मैसेज क्लियर है, यूपी में अपराध करना मतलब एनकाउंटर को दावत देना। यूपी में योगी सरकार के आने के बाद से अपराध और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। योगी फोर्स हर जिले में, हर शहर में अपराध के जड़ तक पहुंच रही है और इन तस्वीरों से साफ है कि ऑपरेशन लंगड़ा ने यूपी के बदमाशों की नींद उड़ा दी है। फिरोजाबाद में 2 जगहों पर पुलिस का एनकाउंटर सामने आया तो बागपत, औरैया, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, पीलीभीत से लेकर हापुड़ तक अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25-25 हजार इनामी कुख्यात बदमाश प्रदीप बावरिया और उसका साथी मोन्टू बावरिया पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मुठभेड़ में प्रदीप बावरिया के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों के खिलाफ लूट, हत्या और डकैती जैसे 21 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस मुठभेड़ में 2 वांछित अभियुक्त जिन पर 25-25 हजार का इनाम था, उनको गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त पर हत्या, लूट, डकैती इत्यादि के कुल 21 मुकदमे हैं और ये अन्य जगहों से भी वांछित था। लेकिन यूपी में सबसे बड़ा एक्शन फिरोजाबाद में देखने को मिला, जहां योगी फोर्स ने शातिर हिस्ट्री शीटर भीकम को एनकाउंटर के बाद धर दबोचा। भीकम पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसे गिरोह को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया जो सवारी बनकर कैब में बैठते थे और कैब ड्राइवर को ही लूट लेते थे। शाहजहांपुर में एक बार फिर पुलिस और अपराधियों के बीच आमने सामने की मुठभेड़ हुई, जिसके बाद 68 मुकदमों में वांटेड बदमाश सईद बंजारा को पुलिस ने लंगड़ा बना दिया। दरअसल सईद बंजारा किसी बड़ी वारदात की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही योगी फोर्स ने उसे दबोच लिया। हत्यारे, लुटेरे और हिस्ट्री शीटर पर योगी फोर्स का एक्शन जारी है।
अब योगी सरकार के रडार पर गो तस्कर और गोकशी गिरोह भी आ चुके हैं। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गोकशी कर रहे बदमाशों और पुलिस के बीच तगड़ी मुठभेड़ हुई। फायरिंग के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोच लिया। एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी, जो फिलहाल पुलिस कस्टडी में इलाज पर है। वहीं पीलीभीत में भी यूपी पुलिस और गौकशों के बीच मुकाबला हो गया। 2 गौकश गिरफ्तार हुए, हथियार और उपकरण बरामद हुए। इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। यानी नए साल के लिए भी सीएम योगी और योगी फोर्स का मैसेज क्लियर है। योगी राज में अपराध और अपराधियों के लिए ना कोई जगह थी, ना है और ना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी में है, लेकिन मौलानाओं को अभी से परेशानी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं, नाम है मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन। उनको न सिर्फ ये जश्न इस्लाम के खिलाफ लगता है, बल्कि इसे फिजूल खर्ची और फूहड़बाजी करार दे रहे हैं। मौलाना के इस बयान से विवाद शुरू हो चुका है। ये बयान क्या है, क्यों दिया गया है, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। मौलाना का फरमान, नया साल नहीं मनाएंगे भाईजान। पहले डीजे से परेशानी, अब नए साल पर शरीयत की कहानी। 2 दिन पहले देवबंदी उलेमा कारी इसहाक गोरा के एक बयान से बवाल मचा था, जब उन्होंने शादियों में डीजे बजाने वाले मुसलमानों को अनपढ़ कहा था। अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। मौलाना ने नए साल के जश्न पर शरीयत का कैसा हुक्म सुनाया है, आप खुद सुन लीजिए। 31 दिसंबर की रात में आम तरीके से लोग जश्न मनाते हैं। उसमें शोर शराबा, हंगामा, डांस, नाच, गाना, फूहड़ अंदाज में तमाम तरीके अपनाते हैं। तो मैं इस सिलसिले में शरीयत इस्लामिया का हुक्म बता रहा हूं कि ये लहवो लईब है और लहवो लईब शरीयत में नाजायज है। ये इस तरीके से नए साल का जश्न मनाना नाजायज है। मौलाना यही नहीं रुके, मौलाना ने अपनी फरमान का लॉजिक भी समझाया। जनवरी का महीना ना मुसलमानों के जश्न मनाने का है। नाच गाना, डांस करना, फुहड़बाजी करना, फजूल खर्ची करना, ये तमाम चीजें जो हैं वो शरीयत की रोशनी में नाजायज है। शरीयत के नाम पर नई नई पाबंदियां लगाना कितना सही है? क्या ये मुस्लिम समाज को कट्टर बनाने वाली सोच नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध कब्जों पर सरकार का बुलडोजर अब बिना ब्रेक के चल रहा है। सीएम धामी खुले तौर पर कह चुके हैं कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होगा तो कार्रवाई भी होगी, चाहे अवैध मजार हो, अवैध मदरसे हो या धार्मिक ढाल बनाकर के कब्जे की कोशिश हो। धामी सरकार का साफ संदेश है कि कानून के खिलाफ जाएंगे तो कार्रवाई तय। कुछ लोग सुनियोजित ढंग से खाली पड़ी पहाड़ी क्षेत्रों में लैंड जिहाद कर हमारी जमीनों पर कब्जा करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। देवभूमि में लैंड जिहाद करने वालों को सीएम पुष्कर धामी की खुली चुनौती है। अब उत्तराखंड में किसी भी हाल में लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसका असर भी देख लीजिए। ये तस्वीर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है, जहां धामी फोर्स ने शास्त्री नगर इलाके में सड़क किनारे अवैध रूप से बनी मजार को मिट्टी में मिला दिया। इस मजार को लेकर देहरादून प्रशासन ने 2 हफ्ते पहले नोटिस दिया था, लेकिन मियाद बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला और न ही अवैध मजार हटाई गई, जिसके बाद प्रशासन के पीले पंजे ने अपना काम किया और अवैध मजार का नामो निशान मिटा दिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले ही क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर लैंड जिहाद का खेल नहीं चलेगा और देवभूमि के मूल स्वरूप से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार ने इस सुनियोजित रूप से होने वाले लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से भी अधिक भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। हमने रंग बिरंगी चादरें धर्म की आड़ में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 500 से अवैध रूप से निर्मित हुए निर्माणों को ध्वस्त किया है। और आगे भी मैं आज इस नैनीताल की पावन नगरी से कहना चाहता हूं कि आगे भी हम इस अभियान को जारी रखेंगे।
दरअसल पुष्कर सिंह धामी ने जब से उत्तराखंड की कमान संभाली है, तब से देवभूमि की पहचान बचाने के लिए कट्टरपंथी साजिशों के खिलाफ एक्शन भी तेज हो गया है। शहर शहर लैंड जिहाद के खिलाफ मेगा अभियान चलाया जा रहा है। अवैध मस्जिद, मदरसे, दरगाह पर बुलडोजर से प्रहार हो रहा है। अब तक 10,000 एकड़ जमीन को कब्जा गैंग से मुक्त कराया जा चुका है। सरकारी जमीन पर बनाई गई 571 अवैध मजारों को हटाया जा चुका है। बाहर से आकर बसे लोगों की पहचान के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीएम धामी की अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और उनका साफ कहना है कि वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो भी अतिक्रमण के जरिए देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करेगा, उस पर कड़ी कार्रवाई होकर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उन्नाव रेप कांड के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत पर अब देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने ब्रेक लगा दी। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की सजा निलंबन पर स्टे लगाया और सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम रोक। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को सलाखों के पीछे ही रहने का पक्का इंतजाम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज कुलदीप सेंगर की उस जमानत पर रोक लगा दी जो उसे दिल्ली हाई कोर्ट ने दी थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंगर को किसी और केस में भी जमानत मिल जाती है तो भी वो जेल से नहीं निकल पाएगा। इस मामले में 4 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी और कुलदीप सेंगर को अपना पक्ष रखना होगा। कुलदीप सेंगर के लिए एक बड़ा झटका है और सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने आदेश में कहा है कि हम कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी कर रहे हैं, 4 हफ्ते में वो जवाब देगा। कोर्ट ने कहा कि अमूनन जब जमानत मिलती है, कोई आदमी जेल से बाहर आता है, तो हम बिना उसका पक्ष सुने हुए उस आदेश पर रोक नहीं लगाते। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। कुलदीप सेंगर को न केवल इस मामले में सजा मिली हुई थी, बल्कि एक दूसरे मामले में, जो कि पीड़िता की पिता की मौत का मामला है कस्टडी में, उसमें वो जेल की सजा काट रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं। इसका मतलब ये कि उन्नाव रेप केस में जो हाईकोर्ट से जमानत मिली थी कुलदीप सेंगर को, उसको पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वो इस केस में जेल से बाहर नहीं आएगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस गंभीर मुद्दे पर सुनवाई चल रही थी, तो दूसरी तरफ दिसंबर के महीने में दिल्ली की सड़क पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन पीड़ित पक्ष की ओर से भी हुआ और प्रदर्शन महिला कांग्रेस ने भी किया। कोर्ट के आज के फैसले को पीड़ित पक्ष ने अपनी जीत बताया। आज सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरी देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। हालांकि लड़ाई अभी लंबी चलेगी और इसके लिए जंग जारी है। बलात्कार के ऊपर बेस होना चाहिए। आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं लीगली हमें उसको इस पर्टिकुलर लॉ को स्ट्राइक ऑफ करने की ज़रूरत है कि चाहे वो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है। अगर है तो डेफिनेटली ज़्यादा होना चाहिए, ये सही बात है, पर रेप इज़ अ रेप, उसको उस तरह से देखने की ज़रूरत है। बहरहाल उन्नाव का रेप केस एक बार फिर से गर्मा गया है। मामला एक राज्य एक शहर से आगे बढ़कर देश के सामने आ गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट के आज के आदेश के बाद सेंगर की ओर से क्या जवाब आता है। अरविंद सिंह, दिल्ली, जी मीडिया। नया साल नई उम्मीदें और नए सपनों को लेकर के आता है और हर कोई चाहता यही है कि नए साल की शुरुआत एक अच्छे काम के साथ हो और हर श्रद्धालु यही चाहता है कि अपने आराध्य के दर्शन के साथ नए साल की शुरुआत हो। और शायद यही वजह है कि देश के प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। अयोध्या जी से काशी तक श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। तस्वीर दिखाता हूं। साल 2025 की विदाई के साथ दुनिया 2026 के स्वागत की तैयारी कर रही है और नए साल के मौके पर देश भर के देवस्थानों पर सनातनियों का सैलाब उमड़ रहा है। काशी विश्वनाथ से लेकर अयोध्या के राम मंदिर और मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से लेकर माता वैष्णो देवी धाम तक भक्त अपनी आस्था लेकर पहुंच रहे हैं और देश के तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं की तादाद रिकॉर्ड तोड़ रही है। कृष्ण की नगरी मथुरा में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देश के कोने कोने से लोग वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर अपील की। मंदिर प्रबंधन ने अपने गाइडलाइन में कहा है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो श्रद्धालु 29 दिसंबर से 5 जनवरी 2026 तक वृंदावन आने से परहेज करें।
भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने भक्तों से सावधानी बरतने और यात्रा टालने की अपील की है। लगातार सभी से यही अपील की गई है कि जो बीमार लोग हैं, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनको मंदिर में आने से बचाएं और अगर बहुत बेहद आवश्यक है तभी आप यहां पर आएं, क्योंकि 29 तारीख से 5 जनवरी तक जो वृंदावन में भीड़ की जो संख्या है वो लगातार बढ़ेगी। मथुरा के बाद वाराणसी की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। नया साल करीब है, बाबा विश्वनाथ की धरती पर भी तैयारी पूरी कर ली गई है। श्रद्धालु भोले शंकर के दर्शन के लिए कतार में खड़े हैं। मंदिर जाने वाली हर सड़क फुल है। ऐसी ही तस्वीरें अयोध्या की हैं। राम मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। प्रशासन का अनुमान है कि नए साल के मौके पर लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच सकते हैं। जम्मू के माता वैष्णो देवी के दरबार में भी कमोबेश यही हाल है। रोजाना 25 से 30 हजार श्रद्धालु कटरा पहुंच रहे हैं। वहीं 31 दिसंबर और 1 जनवरी को करीब 50,000 से 1 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में प्रशासन कोई कमी नहीं रखना चाहता, जिसकी वजह से माता वैष्णो देवी भवन और आधार शिविर कटरा में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में नए साल पर देश के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं और इसी को देखते हुए लगातार सुरक्षा भी जो है वो हाई अलर्ट मोड पर है। खासतौर पर डॉग स्क्वाड और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार यहां पर चेकिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं कटरा के, वहां पर लगातार जो तैनाती है वो सुरक्षा बलों की गई है और डॉग स्क्वाड की मदद से हर एक गाड़ी की प्रॉपर चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। यही नहीं, भक्तों की सुविधा के लिए श्राइन बोर्ड ने टाइम स्लॉट आधारित यात्रा पर्ची प्रणाली लागू की है। कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं आई। वहीं महाकाल मंदिर उज्जैन में भी आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बाबा महाकाल में सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं। पिछले 2 दिनों में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को श्रद्धालुओं की संख्या 10 लाख तक जाने की संभावना जताई गई है। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। झारखंड के देवघर में भी नए साल से पहले बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ पहुंच रहे हैं। भोले के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। नए साल के मौके पर धार्मिक स्थलों पर भीड़ के और बढ़ने की संभावना जताई गई है। लोगों ने नए साल के उत्सव को सनातनी उत्सव में तब्दील कर दिया है और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के पहुंचने के कितने रिकॉर्ड अभी टूटेंगे, ये बताना बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। घने कोहरे और धुएं की आड़ में सीमा पार से एक और नापाक साजिश हुई। जैश ए मोहम्मद के आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में। पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड पर 2 से 3 आतंकी सक्रिय देखे गए और इसी इनपुट के बाद जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। एलओसी पर पाकिस्तान का ऑपरेशन सर्द। कोहरा, बर्फ, ठंड, मुनीर की साजिश का अंत। घुसपैठ की ताक में मुनीर की टेरर आर्मी। आतंकी कश्मीर में घुसेगा तो सीधे जहन्नुम जाएगा। कोहरा, बर्फ और ठंड को आतंकी अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी में है और इसी बीच जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की मूवमेंट पाकिस्तान में मंसूर बड़ा भाई लॉन्चिंग पैड के पास देखी गई है। घुसपैठ के लिए 2 से 3 आतंकियों को तैयार किया गया है, रेकी करवाई गई है और मौके की तलाश की जा रही है। हर साल इसी मौसम में जब सीमा पर घना कोहरा होता है, विजिबिलिटी कम होती है, मुनीर की सेना आतंकी भेजने की कोशिशें तेज कर देती है। इस बार भी वैसा ही इनपुट है, लिहाजा सुरक्षा बल अलर्ट पर है। खुलासा हुआ है कि नियंत्रण रेखा के पार लॉन्चिंग पैड पर आतंकवादी मौजूद हैं। 69 लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं, जहां 120 आतंकी घुसपैठ के लिए मौके की तलाश में हैं। इन लॉन्चिंग पैड्स को पाकिस्तानी रेंजर्स यानी सेना सुरक्षा दे रही है। दरअसल खुफिया इनपुट मिल रहे हैं कि सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की कोशिशें कर सकते हैं, इसलिए सीमा पर तैनात जवान दिन रात चौकसी बरत रहे हैं। सुरक्षा बलों के पास इस तरह का इनपुट है कि सीमा पार से कोई आतंकी जो है वो घुसपैठ कर सकता है, जिसको देखते हुए इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से विशेष टीमें जो हैं वो तैनात की गई हैं, जो इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन है वो इस वक्त जहां पर जो है वो लगातार चला रही हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर एक चीज जो है उसे खंगाला जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से बहने वाली नदी, नालों और सरकंडों का फायदा उठाकर हिंदुस्तान में घुसपैठ की प्लानिंग होती है, लेकिन भारतीय जवान चौकस हैं। चप्पे चप्पे की तलाशी हो रही है। नदी नालों पर खास निगरानी रखी जा रही है। बीएसएफ, पुलिस और खुफिया एजेंसीज पूरी तरह से मुस्तैद हैं।
सुरक्षा बलों के पास इस तरह का इनपुट है कि यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से आतंकी जो है वो घुसपैठ का प्रयास कर सकते हैं, जिसे विफल करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट है। इस समय धुंध का भी जो है वो काफी ज्यादा मौसम है और इतनी घनी धुंध में भी जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जवान जो हैं वो यहाँ पर इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका जो है वहां पर नजर रखे हुए हैं और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो इस वक्त लगातार जो है वो चल रहा है। सीमा पर सुरक्षा सिर्फ गश्त तक सीमित नहीं है, बल्कि हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। आधुनिक सर्विलांस सिस्टम, नाइट विजन उपकरण, हाई रेजोल्यूशन बॉर्डर कैमरे, ड्रोन और सेंसिंग टेक्नोलॉजी से बॉर्डर इलाके में पूरी चौकसी बरती जा रही है। नए साल से पहले सुरक्षा एजेंसीज किसी भी खतरे को हल्के में नहीं ले रही। बॉर्डर पर निगरानी कड़ी है और आतंकियों की हर चाल पर पैनी नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में रहना है तो मुनीर के संग रहना है, शहबाज की तारीफों के कसीदे पढ़ने, वरना हर्ष ये कि पाकिस्तान की हाइब्रिड सरकार उस शख्स को बिना किसी बिनाह के आतंकी बना देगी। और ये हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक पूर्व मेजर को और लंदन में रहकर के मुनीर और शहबाज को आईना दिखाने वाले आदिल राजा के साथ यही हो चुका है। पाकिस्तान को गर्द में पहुंचाने वाला जनरल आसिम मुनीर डरा है, अपनी जान की सलामती की दुआ मांग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की हर जमात मुनीर के खिलाफ हो चुकी है। और यही वजह कि जो मुनीर के खिलाफ बोल रहा है उसी के खिलाफ साजिशों की नई फाइल खोली जा रही है। इसमें नया नाम है पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड मेजर आदिल राजा का। मुनीर ने आदिल के खिलाफ किस साजिश को अंजाम दिया, उसके पहले दिखाता हूं आपको कि आदिल से मुनीर को डर क्यों है। आदिल राजा की रिपोर्ट और बयानों को सुनकर आपको सहज ही यकीन होगा कि आखिरकार क्यों मुनीर को आदिल से डर है। क्योंकि एक, आदिल राजा पाकिस्तानी सेना के मेजर रह चुके हैं। दूसरा, आज भी सेना के अंदर उनका नेटवर्क स्ट्रांग है। तीसरा, साजिशों के तमाम सीक्रेट आदिल हासिल कर लेते हैं। और चौथा, वे बाकी से मुनीर की साजिशों को एक्सपोज करते हैं। और यही वजह कि पाकिस्तान की हाइब्रिड सरकार ने आदिल राजा को आतंकी घोषित किया। आदिल पर यह एक्शन अनुसूची 4 के तहत लिया गया। अनुसूची 4 पाकिस्तान का एक सख्त प्रावधान, जिसके तहत किसी व्यक्ति की आवाजाही, बैंकिंग और सामाजिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। इसके पहले आदिल राजा के लंदन स्थित घर पर मुनीर के प्यादों ने हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद आदिल राजा ने मुनीर एंड कंपनी को सीधा चैलेंज। आदिल लंबे समय से पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान और सत्ता तंत्र के आलोचक रहे। वो खुद को पत्रकार कहते हैं और कहते हैं कि उन्होंने सेना और सरकार की अंदरूनी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। और यही वजह है कि अब शरीफ सरकार और सैन्य नेतृत्व उनको चुप कराना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, लेकिन तालिबान से जंग लड़ रहे मुनीर के लिए एक नई परेशानी खड़ी हो चुकी है। मुसीबत खड़ी की मौलानाओं ने। पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ हुए मौलानाओं को अफगानिस्तान के मौलानाओं का साथ मिल गया, जिसके बाद एक कयास है कि मुनीर की साजिशों के खिलाफ अब एक नई मौलाना ब्रिगेड बनाने की तैयारी। ये पाकिस्तान के मौलाना अपनी ही सरकार को अफगानिस्तान के बहाने आईना दिखा रहे हैं। ये मौलानाओं की मुनीर के खिलाफ यलगार है, गुस्से की आग है, मुनीर के खिलाफ बढ़ते आक्रोश की दास्तान है। मुनीर एक तरफ इमरान खान को लेकर आवाम को अपना दुश्मन बना चुका है, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान पर हमला कर मौलाना ब्रिगेड को नाराज भी कर चुका है। जिसके बाद पाकिस्तान में मौलाना ब्रिगेड ने मुल्ला मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मुनीर के दावों की मौलाना ब्रिगेड ने धागे खोल दिए। सवाल पूछा कि काबुल पर हमला करोगे तो दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे। मुल्ला मुनीर के पास इसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच एक नया गुट बनता हुआ दिख रहा है। अफगानिस्तान को चलाने वाली तालिबानी और पाकिस्तान के उलेमा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। एक ऐसा फ्रंट है जो पाकिस्तान आर्मी के हमले पर जमकर तंज कस रहा है। वहीं जैसे जैसे मुनीर की साजिशें बढ़ रही हैं, मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान का हर तबका अपनी आवाज बुलंद करने लगा है। फजलुर रहमान के बाद इसी कड़ी में नया नाम जुड़ा है मुफ्ती तकी उस्मानी का, जिसने मुनीर को मिली ताकत को हराम बता दिया। पाकिस्तानी मौलाना ने मुनीर के बूटों तले दबे शहबाज और उनकी संसद के जिस फैसले पर हमला बोला है, उसकी बड़ी वजह भी है, क्योंकि CDF बनते ही मुनीर को बेहिसाब ताकत मिल चुकी है। मुनीर पाकिस्तान की तीनों सेनाओं का प्रमुख बन गया। न्यूक्लियर बम संबंधी सारे अधिकार मुनीर के पास हैं। पाकिस्तान के डिफेंस डील के सारे अधिकार मुनीर के पास हैं। मुनीर पर किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा और मुनीर को आजीवन इस पद और सम्मान का अधिकार मिलता रहेगा। इन दोनों मौलानाओं के बयान ऐसे वक्त पर आए हैं जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों मौलानाओं ने मुनीर और शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है।
ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तानी उलेमा अब शहबाज और मुनीर के खिलाफ हो रहे हैं। जिसके बाद तालिबान शासन के गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने इन मौलानाओं का आभार जताया जो अफगानिस्तान के प्रति हमदर्दी रखते हैं। काबुल में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान के भाषण का जिक्र भी किया। मुनीर के खिलाफ आवाम की आवाज इस हद तक बुलंद हो चुकी है कि बगावत होना तय दिख रहा है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुनीर के खिलाफ खड़ा हो चुका है, जिससे पता लगता है कि पाकिस्तान का वजूद खुद पाकिस्तानी ही खत्म कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज पाकिस्तान ने एक बार फिर ये साबित किया कि वो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि चलता फिरता एक फेल्ड स्टेट है। और उसी फेल्ड मुल्क में डॉक्टर भाग रहे हैं, इंजीनियर देश छोड़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि जिहादी मुल्क में कुछ बचा नहीं। यानी पाकिस्तान ब्रेन डेथ की तरफ कदम बढ़ा रहा है। भिखारी पाकिस्तान, कंगाल पाकिस्तान, बदहाल पाकिस्तान। अपने जन्म के बाद से ही कंगाल पाकिस्तान अब पूरी तरह से भिखारिस्तान बन चुका है। कंगाली का हाल ऐसा है कि शहबाज सरकार लोगों का पेट भी नहीं पाल पा रही। उसी अठन्नी चवन्नी मांगने वाले मुल्क में तो और बुरा हाल हो चला है। दरअसल पाकिस्तान में ब्रेन डेड का सैलाब आ गया है और इस सैलाब से पाक की हालत कंगाली में आटा गीला होने जैसी हो गई है। खबर है कि सिर्फ 2 साल में करीब 11,000 इंजीनियर्स मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। 5,000 डॉक्टर्स ने पाकिस्तान को अलविदा कह दिया। साथ ही 13,000 अकाउंटेंट्स ने भी विदेश जाने में ही भलाई समझी। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ कुदरत का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। सुबह घने कोहरे के चलते सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हैं तो दिल्ली में धुंध के साथ प्रदूषण से लोगों की मुश्किलें बढ़ा देती हैं। ये रिपोर्ट जरा देखिए। ठंड, प्रदूषण, कोहरे का ट्रिपल अटैक। घने कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत। दिल्ली की हवा जहरीली। नए साल से पहले दिल्ली एनसीआर में ठंड, घने कोहरे और पॉल्यूशन का ट्रिपल अटैक हो रहा है। राजधानी दिल्ली में AQI लेवल 450 के पार पहुंच चुका है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर भारत ठंड और कोहरे की चपेट में है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। मौसम विभाग ने जहां दिल्ली में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वहीं यूपी समेत उत्तर भारत के कई जिलों में कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के साथ स्मॉग और कोहरे की मोटी परत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। घने कोहरे के चलते सुबह सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम रही, लेकिन कोहरे के चलते इंडिया गेट बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ट्रैफिक जो है वो भी काफ़ी स्लो मूविंग है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। और वहीं अगर हम बात करें कि राजधानी दिल्ली में AQI लेवल भी अति गंभीर श्रेणी में देखने को मिल रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यूपी में 1 जनवरी तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में घने कोहरे के चलते स्कूल वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कई बच्चे घायल हो गए। और राजनीति में आज के लिए सिर्फ इतना ही।